नीट पर मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड किए गए रद्द। 23 जून को दोबारा इम्तहान देना पड़ेगा। 30 जून को नतीजे का किया जाएगा ऐलान। काउंसलिंग पर नहीं होगा कोई असर। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हुकूमत तलबा के साथ मुकम्मल करेगी इंसाफ। दिल्ली में पानी के बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 14 जून को तमाम फरीकैन के साथ मीटिंग बुलाने और मामले पर जल्द फैसला करने की दी हिदायत। कुवैत में आतिशज़दगी वाक़े में 42 भारतीय शहरियों की हलाकत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सूरत हाल पर गहरी नज़र। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा कीर्तिवर्धन सिंह हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे कुवैत। पेमा खांडू ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए होंगे इटली रवाना। कई ममालिक के सरबराह ने मुमलिकत से दो तरफा अमूर पर करेंगे बातचीत। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के बेशतर इलाकों में शदीद लू जारी। अगले 4-5 दिनों तक राहत मिलने की नहीं है कोई भी उम्मीद। खेलों में T20 आलमी कप के दिलचस्प मुकाबले में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 में बनाई अपनी जगह। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम में नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे नीट की। नीट इम्तहान को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान जुमे रात को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समाअत हुई है। इस दौरान मरकज ने अदालत उज़्मा को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नीट UG 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर देने का फैसला वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को दोबारा से इम्तहान में शिरकत का इख्तियार दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अब तलबा के पास ये इख्तियार होगा कि वो दोबारा इम्तहान में शरीक होना चाहते हैं या बगैर किसी ग्रेस नंबर के काउंसलिंग में शिरकत करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात पर मबनी नीट UG 2024 को मनसूख करने की दरख्वास्त समेत तमाम दरख्वास्तों की समाअत 8 जुलाई को की जाएगी। और नीट इम्तहान मामले के बारे में मालूमात देते हुए एडवोकेट श्वेता ने कहा कि अदालत ने हदायत दी है कि जिन तलबा को ग्रेस मार्क्स मिले हैं अब उन तलबा का दोबारा इम्तहान 23 जून को होगा। हमने जनहियत याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट NTA ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी काबीना में शामिल होने के बाद दिल्ली के शास्त्री भवन में वज़ारत तालीम का चार्ज संभालते ही मुल्क में तालीम के शोबे में हुकूमत के अज़्म को दोहराया। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस मामले में कसूरवारों को सज़ा दी जाएगी और हुकूमत तमाम तलबा के साथ मुकम्मल इंसाफ करेगी। और G किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में कोयला और कानों के मरकजी वजीर का ओहदा संभाला है। वो सिकंदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट हैं।
कुवैत में होने वाले अलमनाक हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें वजीर आजम ने मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मरने वाले भारतीय शहरियों के लावाहिकीन को वजीर आजम राहत फंड से 2 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया गया है। काबिल जिक्र है कि बुध की सुबह एक इमारत में आग लगने से 49 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। मरने वालों में 42 भारतीय भी शामिल हैं। मरने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक केरल और तमिलनाडु से है। हादसे की खबर के बाद दोनों रियासतों के ख़ानदानों में गम और गुस्से का माहौल है। इस इमारत में तकरीबन 195 कारकुन रहते थे। कुवैत में भारतीय सिफारत खाने ने एक हेल्पलाइन नंबर 965-655-05246 जारी किया है। कुवैत में भारत के सफ़ीर आदर्श स्वाइका ने मुबारक अल कबीर अस्पताल, परवानी अस्पताल का दौरा किया और ज़ख्मी मुलाजमीन से मुलाकात की। उन्होंने जाए हादसे का दौरा भी किया। भारतीय सिफारत खाना कुवैती कानून नाफिज करने वाले इदारों, फायर सर्विसेज और सेहत के आला हुक्काम के साथ ताउन कर रहा है। और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे और आग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले भारतीयों की हालत दरियाफ्त करने के लिए जावर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में दाखिल 6 ज़ख्मियों से मुलाकात की और कहा कि वो सब महफूज हैं। इस बीच केरल की काबीना ने कुवैत में आतिशज़दगी के हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के अजीज़ों के लिए खुसूसी मीटिंग की। मीटिंग में फैसला किया गया कि रियासती हुकूमत इस हादसे में जान गंवाने वाले मलयाली ख़ानदान के अफराद को 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया रकम देगी। इसके अलावा हादसे में ज़ख्मी होने वालों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। नीज़ केरल हुकूमत की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज जल्द ही कुवैत का दौरा भी करेंगी। The primary focus of the state government currently is to bring the mortal remains of these Malayalis back to their homes in Kerala. So we are working with the Government of India and the Ministry of External Affairs as well as the Indian Embassy in Kuwait, who are all really cooperating with us and who are really working hard in the site of the event. And we are in touch with them, and we are hoping that we can bring the mortal remains of the deceased back to Kerala as soon as possible. मुसलसल तीसरी बार मुल्क की बागडोर संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने सरकारी दौरे पर इटली रवाना होंगे। यहाँ अल्पुलिया सूबे में 15 जून तक G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी G7 रुकने ममालिक के सरबराह मुमलिकत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। ग्लोबल साउथ तरक्की और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली में मुनक़िद होने वाली 50वीं G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। G7 तरक्की याफ्ता मईशतों वाले ममालिक का एक ग्रुप है, जिसके रुकन ममालिक इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, जापान और अमरीका हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय इटली दौरे पे यहां बोर्गो इग्नाज़िया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर यहां आ रहे हैं 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने। ये पहली बार नहीं है कि भारत इस शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। हालांकि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, पर भारत को पार्टनर देश की हैसियत से यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है। 11वीं बार भारत इस सम्मेलन में शिरकत करेगा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये लगातार 5वीं कंसेक्यूटिव अटेंडेंस होगी। प्रधानमंत्री G7 के एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति और दोनों देशों के बीच में सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री G7 के और नेताओं से और पार्टनर कंट्रीज़ के और नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे।
जहां G7 का एजेंडा काफ़ी वाइड रेंजिंग है, जिसमें जो यूक्रेन रशिया के में चल रहा संघर्ष, उधर हमास और इजराइल के बीच में चल रहा संघर्ष, जल परिवर्तन, विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। पर यूक्रेन रशिया के बीच जो संकट चल रहा है वो इस पूरी समिट को, इस सम्मेलन को ओवरशैडो कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी यहाँ होंगे। जब वो G7 नेताओं को संबोधित करेंगे, वो ज़रूर गुहार लगाएंगे कि वेस्ट और G7 रशिया के खिलाफ चल रहे उनके युद्ध को और मजबूती देने के लिए ज़्यादा पैसा और हथियार दे। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, अपोलिया, इटली। दीगर खबरों में राजनाथ सिंह ने दूसरी बार वजीर दिफा के ओहदे का चार्ज संभाला है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत को दिफाई मसनूआत में खुद इन्हिसार बनाने और अगले 5 सालों में बरामदात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के हदफ पर काम किया जा रहा है। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज़ थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दाना तसादुम के बाद डोडा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का खाका जारी किया है, जिसमें हर दहशतगर्द के बारे में मालूमात देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया गया है। पुलिस ने कहा है कि दहशतगर्दों के भदरवा, थातरी और गंदोह के बलाई इलाकों में होने और दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस होने की खबर है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ नंबरों की फहरिस्त भी जारी करके आम लोगों से अपील की है कि वो इन दहशतगर्दों की मौजूदगी या सरगर्मियों के बारे में मालूमात दें। इतला देने वालों की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में पड़ोसी मुल्क की तरफ से इलाके के पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए दहशतगर्दाना हमले किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के गंदवा के कोटा टॉप इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की तलाश में तलाशी ऑपरेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वेन ने कहा कि उन्हें मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए भेजा जा रहा है और हम इन दहशतगर्दाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में नहीं कर सकते हैं। तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं, हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देहली आबी बुरहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को निपटाते हुए अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उसके लिए फार्मूला तय करने की महारत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासतों के दरमियान यमुना के पानी की तकसीम एक पेचीदा और हसास मसला है। अदालत ने कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली हुकूमत को बता दिया है कि वो बोर्ड से इंसानी बुनियादों पर 152 क्यूसेक इजाफी पानी छोड़ने की दरख्वास्त कर सकता है। अदालत ने हिदायत दी कि अगर अभी तक दरख्वास्त नहीं आई है तो दिल्ली हुकूमत कल तक दरख्वास्त दाखिल करे और बोर्ड जल्द से जल्द दरख्वास्त पर फैसला ले। अगर ज़रूरी हो तो बोर्ड रोज़ाना की मीटिंगें बुला सकता है। दिल्ली के पानी के बहरान के मामले में हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि पिछली समात में दिल्ली को इजाफी 137 क्यूसेक पानी फराहम करने के बारे में हिमाचल के बयान में हक़ाइक़ पर मबनी गलती थी। रियासती हुकूमत इसे वापस लेना चाहती है। हिमाचल के पास ज़खायर में इतनी दस्तयाबी नहीं है कि दिल्ली के लिए इजाफी पानी छोड़ सके। दूसरी जानिब अदालत ने हिमाचल का मुतालबा मान लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और सभी पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल सरकार को सख्त कार्रवाई
करने का ऐसा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि ये सारा जो क्वेश क्रिएट हुआ है इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर है और हम ये सरप्लस वाटर दिल्ली सरकार के नेसेसिटी को जो इमरजेंट सिचुएशन अपीयर हुआ है अभी उसको देने को हम रेडी हैं। तो वो इस सिचुएशन के कारण से हुआ है जो कि ये स्टेटमेंट आपने गलत दिया, जैसा कि पहले कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट दिया गया था। तो भी आज एडवोकेट जनरल जो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए उन्होंने ये कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन लेते हुए कि इस स्टेटमेंट को मैं वापस लेता हूँ। दिल्ली में पानी के बहरान को लेकर दिल्ली हुकूमत की तरफ से एक नया बहाना सामने आया है। कल सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद केजरीवाल की हुकूमत ने आज दोबारा होने वाली समाअत से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। टैंकर माफिया दिल्ली की सरहद से मुत्तसिल हरियाणा के इलाके से पानी चोरी कर रहा है और वो इलाका दिल्ली हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर है, इसलिए हरियाणा हुकूमत को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि उसके दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के गैरकानूनी इस्तेमाल और बर्बादी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मुहिम शुरू की है। डीजीपी की मई के आखिर तक की रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल 117 चालान जारी किए गए थे और दिल्ली वाटर एक्ट 1998 की मुख्तलिफ शक्लों के तहत 35 गैरकानूनी कनेक्शन काटे गए थे। और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा हरीश खुराना ने रियासत की आम आदमी पार्टी हुकूमत और वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में हुकूमत की साजबाज से ही टैंकर माफिया सरगर्म है। के लोग आज पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रही है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर माफिया चरम पर है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर से पानी खुलेआम मिल रहा है। सवाल यह ये उठता है, टैंकर से पानी मिल सकता है लेकिन नल से पानी पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? उसका कारण सिर्फ आपकी सरकार है, क्योंकि आपकी मिली भगत की वजह से पैसा जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, पानी दो टैंकर से पैसा लो, ये दिल्ली सरकार की एक नियति बन गई है। और पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। पेमा खांडू ने तीसरी बार रियासत का चार्ज संभाला है। हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत ईटानगर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सियाहत जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश का वजीर आला बनने पर मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री पेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने मजीद लिखा कि वजारती ओहदे की हलफ बर्दारी लेने वाले सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लोगों की बेलौस खिदमात के तई मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात। ये टीम इस बात को यकीनी बनाएगी कि रियासत की तरक्की और भी तेज़ रफ्तारी से हो। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने भोपाल के राजभवन में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से पीएम श्री टूरिज़्म एयर सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर के लिए फ़्लाइट को हरी झंडी दिखाकर हवाई सर्विस का आगाज़ किया। ये परवाज़ भोपाल से रेवा के रास्ते जबलपुर जाएगी और वहां से संगरौली में उतरेगी। हवाई सर्विस के साथ साथ मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने टिकट बुकिंग काउंटर का भी इफ्तिताह किया और मुसाफिरों को बोर्डिंग पास फराहम किए। पीएम श्री टूरिज़्म एयर सर्विस के तहत मध्य प्रदेश के 8 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रेवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सर्विस के जरिए जोड़ा जाएगा। इन शहरों के दरमियान 2 6 सीटर तैयारे प्रवास करेंगे। टिकट बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है, जिसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी की सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। हवाबाजी के वजीर कंजरापुरम मोहन नायडू ने आज चार्ज संभाल लिया। उन्होंने चार्ज संभालते ही कहा है कि हम अगले 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएंगे। हम हवाई नकलो हमल को मजीद काबिल रिसाई बनाएंगे और टायर 2, टायर 3 शहरों को हवाई सफ़र से जोड़ना भी हमारी अवलीन तरजीह होगी। I have taken charge as the Civil Aviation Ministry of the country, and I am feeling extremely happy to be given this responsibility of leading the very important ministry, not only in the country but also in the entire world. When first of all, I would like to thank our honorable leader of Telugu Desam Party and also the Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu Garu, for giving me this opportunity to become a cabinet minister, and especially our team leader and Prime Minister of India, Narendra Modi ji. And one of the most important priority for me is to create ease of flying scenario in the civil aviation, as the civil aviation travel, air travel is becoming more and more approachable to the common man, and that has always been the motto of this government, that the whatever benefits that the government is providing, that has to reach to the last mile. It has to have the last mile connectivity. It has to reach the poorest of the poor man. और बात करेंगे मौसम की। शुमाली भारत में गर्मी और लू की वजह से लोगों की मुश्किलात में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। गर्म हवाओं के बाइस लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत मगरबी बिहार और झारखंड में लू के चलने के खदशे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों में लू के चलने का खदशा जाहिर किया गया है। गंगा के मगरबी इलाके पुरुलिया में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्जा हरारत 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में लोगों को गर्म हवा से बचने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पीने की चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। और आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे आम लोगों के लिए दोबारा से खोल दिए गए हैं। आज सुबह ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने अपने तमाम वज़रा बशमूल पुरी के रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा, बालासोर के रुकन पार्लियामेंट प्रताप चंद्र सारंगी के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। कल हलफबरदारी की तकरीब के बाद ओडिशा हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में मंदिर के चारों दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोलने का फैसला किया गया। काबिल ज़िक्र है कि तरक्याती मंसूबों की बहाली के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड्स का भी ऐलान किया गया है। दर हकीकत कोविड के दौर से अकीदतमंदों को पुरी के मंदिर में सिर्फ मरकजी दरवाजे से दाखिल होने की ही इजाज़त थी। चुनाव के समय हम बोले थे कि 4 द्वार जो है उसको खोलने के लिए कैबिनेट बैठा, शपथ ग्रहण के तुरंत पश्चात कैबिनेट बैठा और कैबिनेट जो पहली दो निष्पत्ति लिया प्रभु जगन्नाथ और शिव मंदिर के आधारित हुआ। मंत्री परिषद के सभी सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसका प्रोटेक्शन के लिए, उसका रेस्टोरेशन के लिए 500 करोड़ कॉर्पस फंड का ऐलान भी किया गया है। ये हमारा कमिटमेंट, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिवोशन प्रभु जगन्नाथ जी के पास हम दिखाता है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।